हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज जो हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ चेक्स पढ़ा था उसमें पेइंग बैंक का नाम सुना था। ऐसे ही कलेक्टिंग बैंक का नाम सुना था। तो अब ये वाला जो टॉपिक है पूरा पेइंग बैंकर के नाम पे है। उससे अगला वाला टॉपिक पूरा कलेक्टिंग बैंकर पर है। ठीक है। पेइंग बैंक वो होता है जहाँ का एक तरह से चेक होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक कम से कम 5 मार्क्स के रहेंगे। ये टॉपिक ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले नहीं है। आपको इसका एक एक लाइन समझ लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो केस स्टडी या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते थे, इस बार पैटर्न में हो सकता है 2 मार्क्स वाले ना हो, क्योंकि नया पैटर्न है। बट इसमें से 4-5 क्वेश्चन इन तीनों यूनिट से जरूर मिलेंगे। आपको किसी भी हालत में यूनिट छोड़नी नहीं है, किसी भी हालत में। चाहे आप कोई और यूनिट छोड़ दें, पर ये यूनिट आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पिछले जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने सीखा प्रोटेक्शन। पेइंग बैंक को क्या देखा हमने, 2-3 जगह आया था। तो पेइंग बैंक को क्या दे रहे थे वहां पर, प्रोटेक्शन दे रहे थे। इस टॉपिक में यहाँ पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी है पेइंग बैंक की, कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक का पेमेंट करते समय कोई ऐसा काम ना करे जिससे कस्टमर को नुकसान हो जाए कोई। ठीक है। इसमें एक तो उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड पेइंग बैंक कौन है, लाइबिलिटी क्या है पेइंग बैंकर की, और खासकर से जब सिग्नेचर ऑन द चेक इज पोस्ट, पेमेंट टू बी इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 10, बैंक टू सीक प्रोटेक्शन, पेमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच अल्टरेशन इज नॉट अपरेंट। तो यहाँ पर ये बताया था हमने कि कभी कभी अल्टरेशन अपरेंट नहीं हो पाती है, वहां पर क्या चीजें हैं। और पेमेंट बाय द बैंक अंडर मिस्टेक वेदर रिकवरेबल, और चेक का ट्रंकेशन। इतने रोल पेइंग बैंक करके यहाँ पर आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सेक्शन 6 में हमको ये बोला है, सेक्शन 6 चेक के बारे में बताया गया था यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन 31 डिफाइन किया गया। सेक्शन 31 क्या है, ड्रॉई ऑफ ए चेक हैविंग सफिशिएंट बैलेंस। ड्रॉई का मतलब यहाँ पर कौन है, कस्टमर या डिपॉजिटर। डिपॉजिटर, ए चेक हैविंग सफिशिएंट फंड्स ऑफ द ड्रॉर इन हिज हैंड properly applicable to the payment of such check must pay the check when duly required to, मतलब क्या ना, अगर बैलेंस जो है उसमें प्रॉपरली, यहाँ पर ड्रॉई जो है बैंक है, सॉरी, ड्रॉई कौन है यहाँ पे, बैंक है। और ड्रॉर कौन है, डिपॉजिटर है। ठीक है। तो बैंक ड्रॉई ब्रांच बोलते हैं जहां पर उसका पेमेंट होना है। ठीक है। या बैंक, जिस बैंक में उसका पेमेंट होना है, तो ड्रॉवर के सिग्नेचर के बाद और उसमें अगर सफिशिएंट फंड है तो ये करना होता है। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट मस्ट कंपनसेट द ड्रॉवर फॉर एनी लॉस। और अगर कुछ गलती हो जाए, ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट करता है, पेमेंट में डिफॉल्ट का मतलब कि सब कुछ था, बैलेंस भी था, सिग्नेचर भी मिले थे, लेकिन गलती से चेक वापस कर दिया कि भैया आपके खाते में बैलेंस नहीं, ऐसा कुछ करके अगर करता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मस्ट कंपनसेट द ड्रॉअर फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय सच डिफॉल्ट। ठीक है। तो उस कंडीशन में सेक्शन 31 में किस, ये सेक्शन 31 किसको बेनिफिट करता है बता दोगे आप लोग। ड्रावर को। बिल्कुल। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डिपॉजिटर को, या हम अकाउंट होल्डर जिसने चेक काटा है, कि उसकी बदनामी होगी, यार ये तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, कुछ होगा, तो उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। और ये जो सेक्शन 31 है, applies only to bankers. This is because as per section 6
मतलब बैंकर पे अप्लाई होता है ना, बैंकर की गलती पे अप्लाई होता है, ठीक है। सफिशियंट फंड होना चाहिए, प्रॉपरली अवेलेबल ना, फंड तो है लेकिन उसमें कुछ आपने स्टॉप पेमेंट लगा रखा है, कुछ कर रखा है, ठीक है। तो फंड अवेलेबल द कस्टमर अकाउंट शुड ऑल्सो बी प्रॉपरली अवेलेबल। द फंड मे नॉट बी अवेलेबल टू पे फॉर रीजन स्टेटेड 12.5। तो ऊपर पीछे इस चैप्टर में 12.5 चैप्टर में, हमने 12 चैप्टर में उसने कहा कई बार क्या होता है कि फंड किसी स्पेशल पर्पज के लिए थे, तो वो वाली बात अलग है, ठीक है। व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड टू डू, मतलब कि क्या कब करना है, मीन्स अ चेक मस्ट बी प्रॉपरली ड्रॉन ऑन साइन बाय द। तो कब वो करने की जिम्मेदारी बनती है कि ड्रॉन, प्रॉपरली ड्रॉन हो और साइन हो ड्रॉर का, ठीक है। कंपनसेट द ड्रॉर, तो बात आई कि ड्रॉर को कंपनसेट करना है, क्या क्या चीजें, ही इज लाइबल ओनली टू द ड्रॉर ऑफ द चेक नॉट टू द इंडोर्सी और होल्डर, यानी उसके पीछे जितने भी लोग साइन करते हैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। बैंक हमेशा जिम्मेदारी लेता है जिसने चेक काटा है, ठीक है, जिसको हम ड्रॉर बोलते हैं। द बैंक इज वाउंड अप, बैंक ही बंद हो गया। इन विच केस द होल्डर बिकम्स ए क्रेडिटर एंटाइटल टू मेक अ क्लेम। तो वहां पर कहता है कि कई बार क्या होता है, बैंक क्या हो जाता है, एक मतलब बैंक ही बंद हो जाता है। तो बैंक बंद होने की दशा में वो ड्रॉर के अलावा किसको, जो भी क्लेमिंग बंदा है उसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। ये किस कंडीशन में है, जब बैंक बाउंड यानी बंद हो जाता है, ठीक है, वाइंडिंग अप होता है ना बैंक का। इफ चेक इज पेड डिस रिगार्डिंग द क्रॉसिंग, यानी क्रॉसिंग होते हुए भी आपने उसको कंसीडर नहीं किया और पेमेंट कर दिया, द ट्रू ओनर कैन होल्ड द बैंकर लायबल। उस कंडीशन में, उस कंडीशन में जो ट्रू ओनर है, जिसका सही में नाम लिखा था, जैसे मैं बताता हूं आपको, राम के नाम चेक था और आपने पेमेंट कर दिया किसके नाम, श्याम के नाम। इस कंडीशन में राम को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि राम कहेगा चेक मेरे नाम था और आपने पेमेंट किसको कर दिया, श्याम को कर दिया। तो ट्रू ओनर कौन है, राम, ड्रॉर नहीं है। ड्रॉर ने तो किसको दे दिया, राम को दे दिया। तो राम जो यहाँ पे ट्रू ओनर है, और ट्रू ओनर क्या कर सकता है, बैंक को कंपनसेट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय डिफॉल्ट, अ बैंकर इज लायबल टू द ड्रॉर फॉर एनी लॉस और डैमेज ड्यू टू द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द। तो बैंकर की जिम्मेदारी, अगर वो रॉन्गफुल डिसऑनर करता है यानी कुछ चीजें गलती से कर देता है, तो उसका जो है वो जो ड्रॉर है यानी कस्टमर यानी अकाउंट होल्डर, उसको लॉस के लिए क्या करेगा, कंपनसेट का लायबल होगा, ठीक है। सेक्शन 85 हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, क्या देता है, ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। किस में, किस कंडीशन में, उसने कहा प्रोटेक्शन टू ए बैंकर ऑन हिज मेकिंग पेमेंट ऑफ ए चेक एज डिस्कस। तो यहाँ पर वो कहता है कि सेक्शन 85 में हमने पढ़ा था कि क्या था, कितने केस थे सेक्शन 85 में, 1, 2 टू और और ए। ए, तीन तीन सेक्शन हमें उसमें। 1 था हमारा ऑर्डर चेक के लिए, 2 था हमारा बियरा चेक के लिए, और ए था ड्राफ्ट के ड्राफ्ट। लिए, ठीक है। इनके पेमेंट करने में बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। 89 में क्या था, 89 में था कि मटेरियल जो, ऑल्टरेशन। हाँ, जो अल्टरेशन है, विच अल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट एज डिस्कस, मतलब एकदम से नहीं दिख पा रहे, उन पे प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर व्हेन कस्टमर सिग्नेचर इन अ चेक इज फोर। ये बात मैंने कई बार आपको बता दी, क्या बताई थी जरा बताना। तो फौज के केस में, मतलब साइन का अगर फौज आपने सही से चेक नहीं करा तो उसके उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कोई प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि बैंक की प्राइमरी ड्यूटी है कि चेक आएगा तो सिग्नेचर मिला के पेमेंट करना। आपने बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो बेसिक ड्यूटी थी वही पूरी नहीं करी, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 128
lays down the criteria for payment in due course of cross check as discussed in the following are the certain case। तो इसमें कुछ केसेस हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये केस का जिक्र दिया हुआ केनरा बैंक वर्सेस केनरा सेल्स कॉर्पोरेशन का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और इसमें क्या हुआ था, द कंपनी हैड ए करंट अकाउंट, कंपनी का एक करंट अकाउंट था जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर उसको क्या करता था, ऑपरेट करता था, ठीक है। कंपनी का जो अकाउंटेंट है जिसके उसमें कस्टडी में चेक रहते थे, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने कुछ पीरियड ऑफ टाइम फोर्स द सिग्नेचर ऑफ एमडी के कैसे साइन कर लिए, फोर्स से, और वो 42 चेक थे इतने लाख के, ठीक है। कंपनी ने एकदम से फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया और बैंक से मांगा, बैंक ने मना कर दिया, ठीक है। बैंक में उन्होंने केस किया, तो उसने कहा द बैंक लॉस्ट द सूट एंड अपील द सुप्रीम कोर्ट विच वाज, मतलब बैंक हारा और बैंक सुप्रीम कोर्ट गया, वहां पर भी इस अपील को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। क्यों, क्योंकि बैंक ने कैसे पेमेंट कर दिया, गलत फोर्स साइन का सिग्नेचर वो पेमेंट कर दिया, तो बिल्कुल भी इसके लिए कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ठीक है। इन ए जॉइंट अकाउंट इफ वन ऑफ द सिग्नेचर फोर्स्ड है, ठीक है, तब भी बिल्कुल सेम यही होगा कि भैया सिग्नेचर जितने भी होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर के सिग्नेचर होते थे, वन ऑफ द टू सिग्नेचर ऑफ द चेक वाज फोर्स्ड। तो इसमें क्या हुआ देखिए, Supreme Court, while allowing the case to the Cooperative Marketing Union, held that one of the signature of false, there never was the mandate by the customer to all the banker. The question of negligence of the customer in between the signature and the presentation of check never arose। तो वो कहता है कस्टमर की नेग्लिजेंसी नहीं है, ये आपकी नेग्लिजेंसी, बैंक की नेग्लिजेंसी है कि आपने क्या नहीं किया, चेक के साइन को नहीं मिलाया, ठीक है। सर एक अच्छा, बात पूछनी थी, जैसे ये सिग्नेचर है, कभी कोई किसी की कॉपी कर देता है सेम टू सेम सिग्नेचर, तो उस बेस पे तो बैंक की कोई गलती नहीं हुई ना सर, वो तो नहीं नहीं डिजिटल नहीं सिग्नेचर उसके नहीं मैच करेंगे बिल्कुल। नहीं, बहुत, मैं जब भी इस टॉपिक की क्लास लेता हूँ एक बात बहुत थॉरोली बोल देता हूँ, चाहे बहुत चालाकी से हो, चाहे कंप्यूटर से सिग्नेचर बनाए हो, चाहे किसी भी तरह सिग्नेचर है, अगर ये प्रूफ हो गया कि ये सिग्नेचर उसके नहीं है, और प्रूफ कैसे सर होगा, हैंड हाँ राइटिंग सर, एक्सपर्ट, फॉरेंसिक लैब, पेन की कलर, पेन की प्रेसिंग, लिखने का स्टाइल, उसमें कई सारी जो फॉरेंसिक जांच में प्रूफ हो गया कि भैया मैंने साइन नहीं करे। साइन मिलना जुलना अलग बात है, आप ये बताइए कि जो जेन्युइन कस्टमर आपके सामने खड़ा होता है उसके जी सिग्नेचर कितने परसेंट मिलते हैं। सर, वो भी कभी कभी कर देता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है उसका भी, करते बिल्कुल थे। डिटो तो नहीं मिलता एकदम से। मैं तो ये मानता हूं कि शायद 90% सिग्नेचर ऑलवेज एक से नहीं होते, हाँ जी सर, वो तो है कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करते डेविएशन रहता है, हैं। लेकिन आप फ्लो देख के समझ जाते हैं कि ये वही है भाई, है ना। हाँ जी और सर। ऐसे में भी गलती हो गई तो बैंक लायबल है, सिंपल तो सर रूल है, इसका मीन्स कोई तो इसमें ये है इफ कि एंड अगर बट। कोई ऐसी बड़ी पेमेंट आती है तो फिर मैं कस्टमर को कॉल करना चाहिए, मतलब अब तो खैर ये ऐसा पॉजिटिव चेक पे काटा आ है कि गया है, नहीं। पॉजिटिव पे आ गया है, ठीक है। पॉजिटिव में पहले से ही कहता है कि हाँ जी मैंने काटा हुआ है, ठीक है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, जी तो इसीलिए इस पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बट हम लोग कैजुअल क्यों रहते हैं कि हम लोग जब कोई चेक क्लियरिंग में आता है तो उसमें बहुत कैजुअल होते हैं। क्यों कैजुअल जी होते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटेक्शंस वो हम ही मानते हैं कि जिस बंदे ने वहां चेक जमा किया है वो ठीक ठाक है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन कोई सिर्फ कैश लेने आ जाए आपके पास, अगर 1 लाख रुपए का कैश लेने आता है और उसने चेक में फर्जी साइन बना, और अगर वो ले गया तो ढूंढना मुश्किल है उसका। जी लेकिन क्लियरिंग के चेक में हमें तुरंत मिलता है, अरे कौन सा कस्टमर है उस बैंक का है, वो बैंक वहां प्रयास करता है, तो वो थोड़ा सा ट्रेस आउट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है पेमेंट इन ड्यू कोर्स की। पेमेंट इन ड्यू कोर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ, कौन से सेक्शन में है, बोलो। 10 में, सेक्शन 10 में 10। सर। सेक्शन 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब प्रॉपरली पेमेंट करना, सब कुछ देखभाल के करना, ठीक है। पेमेंट इन
ड्यू कोर्स के बारे में बताता। तो इसमें भी एक केस है, बैंक ने उसको कैशकेड फैसिलिटी दे दी, ठीक है, व्हेन condition with the condition that money for purchasing the cloth would be paid by the bank to the supplier and the cloth bills would be kept in the bank as a pledge of the loan. The firm therefore required to draw a check itself, which was handed over to the bank. The bank entrusted the cash with one of the bank employee, मतलब बैंक के एम्प्लॉय को दे दिया कि भैया ये जो है पेमेंट पकड़ो। बिफोर द मनी कुड बी पेड टू द होलसेलर टू पोट द एब्सकॉन्डेड, और वो पेमेंट होलसेलर को ना जाके वो बैंक वाला बंदा लेके उड़ गया। बैंक सॉट रिपेमेंट ऑफ द मनी विच वाज रिफ्यूज्ड बाय द फर्म। बैंक सूड द फर्म टू मनी द लाइन टू 85 एंड 118। तो बैंक ने कहा भैया ये सेक्शन 85 और 118 के तहत हमको प्रोटेक्शन दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिफोर द प्रोविजन ऑफ 85 कैन असिस्ट द बैंक इट हैड टू बी एस्टेब्लिश द पेमेंट हैड बीन मेड टू द फर्म। मतलब वो जो असिस्ट कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन बैंक को ये साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा जो आया था वो फर्म के बिहाफ पर था। पेमेंट टू ए पर्सन हु हैड नथिंग टू डू विद द फर्म और ए पेमेंट ऑफ एन एजेंट बैंक वुड नॉट बी पेमेंट ऑफ द फर्म, यानी इसको हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोलो नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे कि उसके साथ जो आया था आप उसे जानते हैं नहीं, आज कोई मतलब नहीं, लेकिन कंपनी ने कहा मुझे नहीं मिला पेमेंट, तो वो कंपनी को कब मिलता, जब कंपनी के ही आदमी को आप देते तब मिलता, ठीक है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स में प्रोटेक्शन तब मिलेगा जब आपने पेमेंट बिल्कुल सही तरीके से सही आदमी को सही बैलेंस होने पर दिया था, तो ठीक है। और एक और केस है, बैंक हैड मेड पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये चेक करने के लिए एक और केस है। तो उसमें क्या है, ए लिमिटेड कंपनी सोल्ड सम जूट टू द, एक दूसरी कंपनी को भेजा और उसको एक एन अनक्रॉस चेक पेबल टू बीटीसी और ऑर्डर एंड डिलीवर टू एन ऑफिशियल ऑफ बीटीसी। तो उन्होंने एक चेक काटा, ठीक है, किस कंपनी ने, WFD कंपनी ने एक चेक काटा किसके नाम, बीटीसी के नाम। और कैसा चेक काटा उन्होंने, अनक्रॉस चेक, अनक्रॉस चेक काटा, ठीक है। द ऑफिशियल एंडोर्स्ड द चेक एज मैनेजर, यानी वो उसने मैनेजर करके कर दिया, यूजिंग द कंपनी की मोहर लगा दी, एंड कैश इन ओवर द काउंटर ले लिया। तो बीटीसी ने कहा कि भैया ये हमारा आदमी नहीं है जिसने चेक ले लिया, ठीक है। चेक काटा बीटीसी के नाम, उसके मैनेजर ने, मतलब किसी आदमी ने, किसी ऑफिशियल ने उसको एंडोर्स करा, और कैसे एंडोर्स करा कि वो कंपनी का क्या है, एक मैनेजर है, और कंपनी की क्या लगा दी, उस पर मोहर लगा दी और उसका पेमेंट ले गया, ठीक है। तो बीटीसी ने कहा भैया ये पेमेंट पता नहीं कौन ले गया। तो इसमें क्या कोर्ट ने कहा सुनिए, एक्सप्रेशन पेमेंट इन ड्यू कोर्स हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 10, बिल्कुल ठीक है। मीन पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर, यानी वो किसको किया गया हो, जो अपरेंट टेनर लगना चाहिए कि इसका चेक है, गुड फेथ में किया हो, विदाउट नेग्लिजेंस किया हो, ठीक है, अंडर सर्कमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड रीजन, ऐसा कोई भी कारण नहीं होना चाहिए आपके सामने कि आप उस पर बिलीव ना कर पाए। पता लगा जिसने पेमेंट ले रहा था तो बगल वाले ने कहा अरे ये तो फोर्ज है, और फिर भी आपने पेमेंट कर दिया, मतलब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, ठीक है। It can hardly be questioned that payment by the defendant bank of check in question has been made in defendant bank in accordance with the apparent tenor. The check is an uncrossed check payable to the plaintiff for order. The check was endorsed by the plaintiff through its manager, अपने manager के through किया। The fact that Jethmal is a manager is borne out by the seal of the company, which is अनक्वेश्चनेबली एन अथेंटिक सील। मैंने बैंक के लोगों ने कहा
कि भैया जो इसने मोहर लगाई थी ना वो ओरिजिनल वाली थी, इसलिए शक की कोई गुंजाइश पैदा ही नहीं होती। द सील ऑफ मैनेजर इज ऑल्सो इक्वली ऑथेंटिक that the payment was good in faith has not been disputed for all practical, मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था तो बैंक ने पेमेंट किया। देयर इज नॉट देयर इज नॉट a gain of evidence before the court from which it remotely appears that payment was not, मतलब कोर्ट के पास कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं आया कि भैया इन्होंने गुड फेथ में पेमेंट नहीं किया। नाउ एंटायर एविडेंस इज बिफोर द कोर्ट, क्वेश्चन ऑफ ऑनर्स ऑफ प्रूव गुड फेथ losses much of its importance. No negligence has been proved against the bank, बैंक के खिलाफ कोई भी नेग्लिजेंसी प्रूव नहीं हुई। The defendant bank insisted on identification of Jethmal, and Jethmal was in fact identified by the Krishnalal Maheshwari, a constituent of the bank, the defendant, मतलब एक बैंक का बंदा भी इसमें शामिल है। The defendant bank therefore took all reasonable precautions, even though the circumstances in which the check was presented for payment did not afford any reasonable ground। तो उसने कहा सब कुछ देख दाख के उन्होंने पेमेंट किया, उन्हें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बिलीविंग दैट जेठमल वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, कि जेठमल उसका पेमेंट नहीं ले सकता। द प्लेंटिंग हैव फेल्ड टू प्रूव द trade practice which he alleged and bank having paid the check in accordance with the apparent tenor of the instrument in good faith without negligence to Jethmal, who was in possession thereof, the defendant is entitled to succeed. There was no circumstance which afforded by any reasonable ground. It must be held that bank bank made the payment in due course। यानी इस पूरे केस में यह है कि कहीं पर भी वो फर्म ये प्रूफ नहीं कर पाई कि बैंक ने कोई लापरवाही करी। अच्छा, इसने सबसे पहले चेक कैसा बोला, इसने चेक कैसा बोला था? अनक्रॉस्ड। अनक्रॉस चेक का मतलब है उस पे इंडोर्समेंट करके ट्रांसफर वांस सब हो सकता है, तो आपके वो जो शक थे कि भाई पेमेंट किसको होना है, वो सारे शक दूर हो जाते हैं। अगर वो क्रॉस्ड होता तो डेफिनेटली जिसका नाम लिखा था उसी को उसका पेमेंट होना चाहिए था। तो इस केस में बैंक की गलती मानी गई या नहीं मानी गई, बस ये बता दो। नहीं मानी गई, ये माना गया कि बैंक ने प्रॉपरली काम किया। अच्छा, एक और केस यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इसमें भी बोला हुआ है कि वेदर यही चेक करना है कि ड्यू कोर्स था या नहीं। ठीक है, इसमें भी एक केस किया, एक साउथ इंडियन मैच फैक्ट्री है, माचिस की फैक्ट्री है, और उसने अपील द ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल साइड ऑफ, किसी का माइक खुला हुआ है, मन चौधरी जी। तो एक साउथ इंडियन माचिस की फैक्ट्री है, उन्होंने क्या करा, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल साइट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया। द कोर्ट हेल्ड दैट पेमेंट ऑफ ए लिक्विडेटर अगेंस्ट द चेक प्रेजेंटेड अक्रॉस द काउंटर वाज नॉट ए पेमेंट। मतलब लिक्विडेटर जानते हो, जब कोई कंपनी बंद होती है, तो उसका सारी लेनदारी देनदारी को फाइनलाइज करना वो कौन करता है? लिक्विडेटर। जिसका लेना है देना है लोन है सारा चीज जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं हम लिक्विडेटर। ठीक है, द बैंक वाज नॉट एंटाइटल्ड टू सीक द प्रोटेक्शन अंडर 85, ऐसी उन्होंने अपील करी। तो अपील करने में क्या हुआ, ऑफिशियल ऑफ लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी सोल्ड सर्टेन प्रॉपर्टी इन ऑफ द कंपनी। तो लिक्विडेटर ने क्या करा, कुछ प्रॉपर्टी बेची, फॉर विच पेमेंट वाज मेड बाय द परचेजर बाय ए चेक इन फेवर ऑफ द, तो लिक्विडेटर के फेवर में चेक आ गया। लिक्विडेटर प्रेजेंटेड द चेक, काउंटर पे किया और कैश पेमेंट इन कैश एंड मिस एप्रोप्रिएटेड, यानी पैसा ले गया और उड़ा दिया, मतलब अपने खर्चे पर्चे में लगा दी गई। ही वाज प्रोसिक्यूटेड, कन्विक्टेड
and removed from the office. इसको भाई निकाल दिया फिर. His successor proceeds against the bank for recovery. अब उसका जो सक्सेसर था उसके बाद जो आया वो बैंक पहुंचा और उसने बैंक के अगेंस्ट में क्या करा, भैया इसका पैसा हमें वापस दिलाओ, क्योंकि बैंक ने क्या करी, नेग्लिजेंट रहा और रॉन्गफुल पेमेंट किया. तो उसने क्या कहा, सेक्शन 244A ऑफ कंपनी एक्ट 1930, 1930 नहीं होगा, क्या होगा, 2013 होगा, 1930 में कंपनी एक्ट कोई नहीं था. ठीक है. An official liquidator was required to open an account with the bank and pay the money. तो उसमें कंपनी एक्ट के इस सेक्शन में कहा गया है कि जो भी लिक्विडेटर होगा वो क्या करेगा, बैंक के साथ एक अकाउंट खोलेगा. ठीक है. Rule 66 of the rules framed the Madras High Court required that all bills and other security payable to the company or the liquidator should, unless judge otherwise direct, shall be come to the hands of the liquidator, be deposited by the. तो कहने का मतलब सिंपल बात यह है कि जब भी कंपनी लिक्विडेशन में आती है और कंपनी के नाम कोई भी पैसा आएगा तो वो कहाँ आना चाहिए, बोलो आप लोग. लिक्विडेटर के खाते में. लिक्विडेटर के खाते में किसी बैंक में. और इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, चेक अपने नाम कटवा ले लिक्विडेटर ने. हाँ, और फिर उसने कहा, देखो उसने पर्सनल नेम में, यहाँ पे देखो, पेमेंट वाज मेड बाय द परचेजर बाय ए चेक इन फेवर ऑफ द, किसके फेवर में आ गया, लिक्विडेटर के. लिक्विडेटर प्रेजेंटेड द चेक ऑन द काउंटर, obtain the payment in cash. तो ये चेक पहले क्या होना चाहिए था, बैंक के खाते में आना चाहिए था. ठीक है. From the check itself, bank had noticed that it was payable to the liquidator in his official capacity. That the bank realized that in full was shown by the fact that it is called for the order of his appointment. The learned judge therefore, अब learned judge ने क्या बोला, we have no doubt that the officer of the bank did not realize as they should have done, जैसा उन्हें सोचना करना चाहिए था वैसा नहीं किया. Bank was doing something improper, but in the circumstances there was negligence. They knew or must have deemed to have known this money, that this money could only be collected on the paid through his own bank, and therefore it was most improper in part of the asked payment for over the drawing counter. In our judgment, there was a clear breach of statutory debt duty placed upon the bank. The judge was right to the hold the bank. क्या बोला इसने कहा भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारे हाई कोर्ट का जजमेंट है बिल्कुल ठीक है, इसमें बैंक को क्या माना, आप क्रक्स बता दो बस. बैंक को बिल्कुल बैंक की गलती थी कि लिक्विडेटर जैसे नाम के कटा हुआ चेक कैसे उसने कैश पर पेमेंट कर दिया. तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब आप इस बात को, पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा चेक आ जाता है जो कि कंपनी के लिक्विडेटर के नाम पे कटा हुआ है, तो उसका कैश पेमेंट आप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है. ठीक सर है. एक चीज मुझे पूछनी थी, जो लिक्विडेटर है वो तो एक कोई पर्सन होगा, उसके नाम से अकाउंट खुलेगा या कैसे अकाउंट खुलेगा, मतलब अगर वो बहुत पर्सन बढ़िया उसके नाम क्वेश्चन, से खुला बहुत बढ़िया क्वेश्चन. और उसने उसमें खुलेगा, कैश निकाल लिया तो हम रोक नहीं सकते ना सर? बताते हैं. उसमें खुलेगा ऐसे नाम, जो वो अकाउंट खुलेगा उसमें लिखेगा राम सिंह लिक्विडेटर ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन, ऐसे अकाउंट खुलेगा. सर जो कॉर्पोरेट आईडी खुलेगी, मतलब इसकी फिर ना ये इंडिविजुअल कॉर्पोरेट हाँ, अलग से आईडी बनेगी इसकी, जैसे हम लोग कंपनी के डायरेक्टर की आईडी बनाते हैं ना, जी सर, वैसे ही राम सिंह की नहीं, राम सिंह एज ए लिक्विडेटर आईडी बनेगी, वाली खुलेगी एक आईडी. लिक्विडेटर होता कौन है, क्या होता है? लिक्विडेटर होता है जब कंपनी बंद होती है ना, जैसे कोई कंपनी चल रही थी, दोनों पार्टनर ने सोचा यार ये कंपनी बंद करो,
तो कंपनी को बंद करने का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि कल से ताला लगा दिया। कंपनी को बंद करने के लिए आपको जितनी लेनदारी, देनदारी, रिटर्न्स और आरओसी में एप्लीकेशन, ये सब काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कोर्ट क्या करता है, किसी बंदे को उस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है कि भैया इस कंपनी को बंद करने की सारे प्रोसेस ये आदमी करेगा, और उसका एक बैंक में क्या खोल देता है, अकाउंट। उसका नहीं खोल रहा है ये अकाउंट, किसका खुल रहा है, किसका खुल रहा लिक्विडेटर का। है, कंपनी के लिए सर। लिक्विडेटर का अकाउंट खुल रहा है, ठीक है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर में जब ट्रस्ट में कुछ ऐसी घपला घुपला हो जाता है या कुछ करना होता है, तो उसमें कौन अपॉइंट कर दिया जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है। सर लिक्विडेटर में राइट्स इसको ही मिलेंगे, कैश निकालना या किसी को मतलब देना, जो सब कुछ वो राइट्स इसको एज अ जो कंपनी का डायरेक्टर है वो सब इनको राइट्स दे देते हैं क्या, कि आप ही नहीं, तो करोगे जिनके उसमें वही है जिनके ना कि पैसे दिए? आप जैसे कि राम सिंह को मान लिया कि उसी कंपनी के पेंटिंग कराने का पेमेंट करना है, जी। तो राम सिंह जो है प्रॉपर लेटर लिखेगा और पेमेंट किसके नाम जाएगा, जो पेंटर है। जो पेंटर है उसके नाम जाएगा ना। जी। और सर साइन किसके होंगे, जो डायरेक्ट जो मतलब जो लेटर होगा पूरा उसमें साइन होंगे जो ऊपर कंपनी के मालिक वगैरह मतलब जो होंगे नहीं, लिक्विडेटर के मालिक तो अलावा? अब हट जाते हैं, यहाँ से मालिक अच्छा। हट जाते हैं। ये जो ओके। लिक्विडेटर है यही एक एक तरह का समझ लो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया उसका, ठीक। मालिक बिल्कुल हट जाएंगे। सर जो पेमेंट होंगे मतलब सारे चेक या ट्रांसफर के होंगे, कैश नहीं होंगे? कैश भी हो सकता है, लेकिन वो उस बंदे के नाम होगा, जैसे चाय वाला है, पेंटर है, उनके नाम होगा, अच्छा। राम जिसको सिंह है पेमेंट जो करना है। कैश नहीं निकाल सकता है। राम सिंह है, कैश नहीं निकाल हाँ, सकता है। कैश यहाँ पर भी कुछ ऑब्लिग, ये ऐसे मतलब एक्सेप्शंस आ सकते हैं। मान लिया वो ये कहता है कि भैया मुझे जो है 200 रुपये निकालना है, मुझे गाड़ी में तेल भराना है, तो ये आपका फिर वहां पर विवेक या आपकी आपकी खोजबीन रहेगी कि भैया ये पेमेंट हम करें या ना करें, ठीक है। और इस वाले केस में एक और खास बात थी कि वो चेक जो कटा था वो किसके नाम से पर्सनल कटा था, लिक्विडेटर का। लिक्विडेटर के नाम से। हाँ, तो लिक्विडेटर के नाम से उस कंपनी का चेक, और उसको उसने कैसे पेमेंट ले लिया, कैश। कैश। और ये पेमेंट आया कहाँ से था उसके पास, परचेसर से। हाँ, वो आदमी जिसने कंपनी की परचेस प्रॉपर्टी को खरीदा, खरीदा था। तो वो पैसा तो पहले कहाँ आना चाहिए, लिक्विडेशन के अकाउंट में ना। हाँ, अकाउंट लिक्विडेटर से फिर अकाउंट में। कैश पेमेंट लिक्विडेटर को हो सकता है विद सर्टेन लेटर और रीजन। सर जैसे आपने कहा पेट्रोल भरवाने के लिए, तो जो लिक्विडेटर है उसको राइट है कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, लिक्विडेटर पर्सनल वाले यूज के लिए अकाउंट से नहीं, निकाल वो सकते कहेगा मुझे ऑक्शन में जाना है और ये कंपनी की गाड़ी ले जा रहा हूँ, हैं? अच्छा ठीक ठीक। ठीक है। अपने यूज के लिए बिल्कुल नहीं, वो उसका खाता ही नहीं है हाँ जी सर। सर पर हमें कैसे पता वो। चलेगा कि वो हमसे सामने बोलेगा कि मैं वहां जा रहा हूँ और वो पेट्रोल के लिए मुझे चाहिए, नहीं, कैसे वो देगा ना, लेटर देगा ना, लेटर अपने उसके साथ लेटर देगा ना, लेटर देगा ना सर? हाँ उसके साथ लेटर देगा कि ये इस पर्पज के लिए पैसा निकाले जा रहा हूँ, वही। ठीक है ठीक सर। है। चलो आगे देखो, पेमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ऑल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है ये सेक्शन, कि भैया अल्टरेशन हमको नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब एक तो सेक्शन 10 है, सेक्शन 989 है, एंड सेक्शन 31, ये जो है इसके बारे में बात हुई, ठीक है। whether the paying bank was bound to keep an ultraviolet ray lamp and to scrutinize a check under even no infirmity was found in the visual scrutiny। यानी अगर कोई चेक में आपको आमतौर पर दिखने में कोई कमी नहीं आ रही, क्या फिर भी आपको अल्ट्रावायलेट रेज रखनी जरूरी है, ये इस केस में निकल के आया, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, एक करंट अकाउंट खोला हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एरिया में ब्रांच है, वेयर फोर्जरी ऑफ चेक वाज रैम्पेंट एंड ऑल्दो अदर ब्रांचेस ऑफ अपीलेंट बैंक वर प्रोवाइडेड द, यानी वहां पर फोर्जरी आजकल क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा होने लग गई थी,
ठीक है, तो अदर ब्रांचों में अल्ट्रावायलेट लैंप प्रोवाइड किया हुआ था। ये किसी के घर से आवाजें आ रही हैं, अगर आप जितने लोग क्लास ले रहे हैं आपको कोई अपने घर में आवाज आ रही है तो समझ लो आवाज यहां तक आ रही है। तो यहां बोला कि वहां पे फोर्जरी बहुत दिख रही थी और अदर ब्रांचों में अल्ट्रावायलेट लैंप प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, बट इस ब्रांच में नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई श्री साहा है, वो मैसर इंपीरियल ट्यूब एंड हार्डवेयर मार्ट के क्या हैं, प्रोप्राइटर हैं। उन्होंने अकाउंट खोला और एक चेक जमा किया उन्होंने, इश्यूड बाय द डिफेंडेंट और ₹6,500 इन फेवर ऑफ द फर्म। यूनियन बैंक में अकाउंट खोला, वहां पर उनके नाम का एक चेक था, वो जो जमा कर दिया। और ऑन प्रेजेंटेशन थ्रू क्लियरिंग द अपीलेंट बैंक पास द चेक, वो बैंक ने चेक पास कर दिया। रिसीट ऑफ एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम डिफेंडेंट, द सेड चेक वाज एग्जामिन्ड अंडर द अलाउड लैम्प व्हिच वाज ट्रांसपायर्ड, द ओरिजिनल चेक वाज इशूड इन फेवर ऑफ द, किसके नाम था, GR पर्डवाला के नाम था, और उसको बना दिया गया किस नाम से, किस नाम से खोल दिया गया, श्री, ये मैसर्स इंपीरियल ट्यूब नाम से वो कर दिया गया उसको, यानी उसको क्या कर दिया गया, वो चीज हटा करके वो कर दिया गया। ठीक है, और अमाउंट उसमें लिखा हुआ था कितना, ₹95.98, उसको बना दिया कितने का, 6,500 का। राइटिंग ऑफ चेक वाज केमिकली अल्टर्ड एंड रिगार्ड डेट, सब कुछ गड़बड़ था उसमें। द रेस्पोंडेंट मेक डिमांड टू अपीलेंट बैंक कि भैया ये पैसा वापस करो, हमने तो ₹95 का चेक काटा था और आपने कितने का पेमेंट कर दिया, 6,500, और हमने काटा था GR पर्दा वाला के नाम, आपने काट दिया किसी और, आपने पेमेंट कर दिया किसी और को। तो उसमें क्या हुआ कि बैंक ने सूट फाइल किया with the agent of the appellant bank was examined, who stated that before passing the said check for payment he had checked the serial number। वो कहता मैंने इसका नंबर मिलाया, डेट मिलाया और सिग्नेचर मिलाया, सब कुछ ओके था। ठीक है और कोई भी उसको इंफॉर्मेटिव उसमें नहीं मिली। ठीक है, ट्रायल कोर्ट डिसमिस द सूट ऑन द ग्राउंड that by not providing the facility of ultraviolet ray lamp appellant bank had failed। तो उसने कहा कि भैया आपने अपनी उस ब्रांच में ये क्यों नहीं रखी जब आपने अदर ब्रांच में रखी थी, इसलिए जो है बैंक ने, मतलब कोर्ट ने बैंक को लायबल माना। देयरफॉर डिड नॉट पास द सेड चेक, कि भैया बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं दिखाई। Both the district and high court held there was a lapse of the negligence on the part of the bank not। तो सब ने कहा भैया ये बैंक की गलती है। ठीक है, अब बैंक जाते जाते कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोटेक्शन देने के नाम पे बैंक की अपील सुनी। ठीक है, कौन कौन से, तीनों सेक्शन की बात करी गई है। कौन सी, 89 वाली की। क्या बोला हुआ कि मटीरियली अल्टर्ड तो है बट वो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, 89 में। 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है कि भैया वो ऐसा लग रहा था इसका है, गुड फेथ में था, कोई मन में वो नहीं था, सब कुछ किया, और ऐसी कोई सरकमस्टांसेस नहीं थी जिससे कोई ग्राउंड होता कि भैया हमें कोई शक हो। ये बैंक की प्ली है। सी सेक्शन 31 obliges that Droy Bank having sufficient fund of the law in its hands of properly applicable the fund। उसने कहा भैया बैलेंस वगैरह सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने पेमेंट कर दिया। ये 3 ग्राउंड पे करता। कोर्ट बिलो हैव हेल्ड ऑन विजुअल एग्जामिनेशन नो साइन ऑफ फोर्जरी और टेम्परिंग विद द, उसमें कुछ लग ही नहीं रहा था, कटिंग भी नहीं दिख रही थी। एजेंट ऑफ द अपीलेंट बैंक हैड वेरीफाइड द सीरियल नंबर, और बैंक के स्टाफ ने प्रॉपर सब कुछ देखा, नो डिफेक्ट कुड बी डिटेक्टेड, देयर वाज सफिशिएंट फंड, सब कुछ बढ़िया था, which had no occasion to the doubt about the genuineness of the check from the apparent tenor of the instrument।
देयर वाज नो एविडेंस टू होल्ड द पेमेंट वाज मेड इन गुड फेथ सिंपली। तो उसने कहा कि भैया सब कुछ बढ़िया हुआ, ठीक है, और उसने कहा द यूवी लैम्प वाज नॉट केप्ट एट द ब्रांच, द सेट चेक वाज नॉट सब्जेक्ट टू सच लैम्प, वुड नॉट बी सफिशिएंट टू होल्ड द अपीलेंट बैंक गिल्टी टू। तो यहाँ पर ये अपील हो रही है कि भैया बैंक की कोई गलती नहीं है, वहां पे नहीं भी था अगर लैम्प तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि लैम्प होना चाहिए, ठीक है। More so when it has not been established on evidence that other branches of the appellant, other commercial bank had been following a practice of scrutinizing each and every check involving particular amount such under by, यानी और सब बैंकें जो हैं वहां पे लैंप वगैरह से देख रही थी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कर रही थी। In such circumstance, it is not correct legal proposition of the bank in order to get absolved from the liability of negligence was under the obligation to verify the check further scrutiny under the advanced technology. Apart from visual scrutiny, even though the cost of such scrutiny was be nominal, only nominal, it might be desirable to keep such lamp at the branch to take aid in appropriate case. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक है लेकिन ये एक नॉमिनल खर्चे वाली बात थी, तो इसके लिए बैंकों को क्या प्रोवाइड करना चाहिए था? अल्ट्रावायलेट लैंप। The quote below were not justified in holding that bank has failed to take reasonable care in the passing of the check for payment without subjecting further scrutiny because the branch was in the industrial area where such forgery was rampant and other branches of the appellant bank were provided the lamp. तो उसमें क्या बोला हुआ? इसीलिए the appeal was therefore allowed, the suit of the appellant was decreed only for the प्रिंसिपल अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट द सेम। तो इसने क्या किया, कोर्ट ने ये माना कि भैया कुछ गलती तो हुई है, कुछ गलती तो बैंक से हुई है, तो बैंक ने कितने अमाउंट, बैंक को कितने अमाउंट देने क्या उसने वो करा कि भैया आपको देना पड़ेगा क्या, ओरिजिनल अमाउंट। हाँ, जो उसको नुकसान हुआ है, ठीक है, उतना तक उसने क्या कर लिया, एग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ बैंक को दोषी तो माना लेकिन पूरा नहीं माना उसने। मेरी बात समझ में आ रही है? बैंक को दोषी तो माना लेकिन उसने उस पर ब्याज व्याज की क्या दे दी उसको, बैंक को छूट, माफी दे दी। क्यों? क्योंकि उसने इन 3 सेक्शनों पे, कौन सा, 89, 10 और 31 में कोई गलती नहीं करी थी। केवल अगर अल्ट्रावायलेट लैंप नहीं था तो उसकी वजह से पूरी जिम्मेदारी नहीं दी उसने। क्यों? क्योंकि वो चेक में कटिंग ऐसी लग ही नहीं रही थी कि मैं उसको लेंस से देखूं, इतना क्लियरली अल्टरेशन था उसमें। तो बैंक को ये तो कहा कि भैया देने तो पड़ेंगे तुम्हें पैसे, लेकिन बैंक को क्या नहीं लगाई उसने, पेनल्टी नहीं लगाई, क्योंकि केस तो 10-10 साल में डिसाइड होते हैं। अब 10-10 साल में जो केस डिसाइड होते हैं तो उन केसेस में इंटरेस्ट बहुत बन जाता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट प्योरली बैंक को क्या मानता, गिल्टी मानता, पूरा गिल्टी मानता, तो उस पैसे के साथ साथ उसका डबल कोर्ट का खर्चा वर्चा सब देते। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, द 6,500 पे किए होंगे, वाज 6,500 पे किए होंगे। हाँ, जो डिफरेंस था वो पेमेंट किया होगा। ठीक है, अच्छा, द अपील वाज देयरफॉर अलाउड एंड द सूट ऑफ द अपीलेंट बैंक वाज डिक्रीड, यानी फाइनल ऑर्डर दे दिया, ओनली फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ द सेम। ठीक है, तो ये वाली बातें जज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वो किस एंगल से देखता है। बैंक को प्रोटेक्शन दिया उसने, किस बात में प्रोटेक्शन दिया, 89 पे, 10 पे भी और 31 पे। ठीक है, लेकिन जो नेग्लिजेंस वाला पार्ट था उसमें थोड़ा सा कहा भैया इतना पेमेंट तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और यहाँ पर केस है, ये जो आपके जो वो है पेपर है ना,
इस पेपर में ऐसे ही केस छोटे मोटे वहां पर रखे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें क्या किया तो इसमें ऐसी ओवरड्राफ्ट लिमिट थी किसी की, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट बी रिक्वेस्ट बैंक टू एनहांस द लिमिट, उसने लिमिट को एनहांस करने की बात करी। बी सेंट ए चेक बाय पोस्ट ड्रॉन ऑन द ओवरड्राफ्ट अकाउंट विच वाज इंटरसेप्ट द अमाउंट वाज रेट, तो उसमें 256 का कितना बना दिया, इतना बना दिया, ठीक है। और उसने कलेक्शन के लिए भेज दिया। बी ऑन नोइंग अबाउट द फोर्जरी, उसने कहा भैया, उसने पेइंग बैंक और कलेक्टिंग बैंक दोनों को पकड़ लिया, मतलब केस कर दिया उनके ऊपर। तो उसने क्या, कोर्ट हैड नो दैट held that since no alteration or obliteration was visible at the time of payment, the payment was according to the apparent tenor। तो उसमें क्या करना, on the further occasion also issued the check signed by the him written by others, bank suspicion could not have, तो लगातार चेक आते थे, पेमेंट चल रहा था। The court also held that that word liable to pay appearing section 89 included a liability to pay under an overdraft agreement as much as it applied to ordinary deposit account. On exceeding the overdraft limit, the court held that no definite limit was fixed by at any time. It fluctuated according to the securities deposited by B. In case the collecting bank was liable for other reason, which was shall discuss in, तो वो कहता है कि कलेक्टिंग बैंक को किन्हीं और रीजन से लाइबल ठहराया जा सकता है, लेकिन उस चेक के पेमेंट के लिए पेइंग बैंक को कोई वो नहीं मिला, क्योंकि पेइंग बैंक के पास जो चेक आया वो जितने अमाउंट का आया और उसके लिमिट का पैसा था, और वो आम तौर पर ये कह रहा है held that since no alteration or obliteration was visible at the time of payment, ठीक है। तो जब वो चीज नहीं दिखाई दे रही, नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया मटेरियल अल्टरेशन जो हुआ है उसमें प्रोटेक्शन मिली। कौन से सेक्शन में मिली, कौन से मिली, 89। 89। बैंक को प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। एक और केस यहाँ पर है यहाँ पर है only one check was utilized for the payment of 16,000, other two check were alleged to have been filled by the accountant, बैंक के अकाउंटेंट ने खुद ही भर लिए इतने और इतने रुपए के, ठीक है। दो क्लर्क के नाम उन्होंने कर दिए। both the check alteration were apparent and visible, but bank paid the check on are not clearing the overdraft account, the bank sued him are connected to two debits of इतने और इतना were made bank wrongly। तो उसमें पहले से दिख रहा था, तो कोर्ट हेल्ड that since the material alteration on both the check are visible, अगर visible होगा तो क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल तो साफ साफ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी एक केस और है, इसको आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। यहाँ पर है court concluded the alleged specimen signature were totally different from any regular signature, also what led to show that the bank's own employee were involved in the forgery, since the ledger page of an account showed certain erasure and scoring signature and missing on the check issue, therefore court refused to accept the bank container। यानी अगर क्या हुआ इसमें, साफ साफ बात है कि भैया चेक में सिग्नेचर में उल्टा पुल्टा किया था, एसएस कार्ड जो होता है सिग्नेचर उसमें गड़बड़ थी, तो बैंक को क्या माना, उसने दोषी माना इसमें, ठीक है। अब इसमें एक ये केस यहाँ पर आ रहा है कि कोई मिस्टेक से भी पेमेंट हो जाती है, आपने देखा होगा, तो क्या उसको रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। सब कुछ ठीक है, लेकिन गलती से पेमेंट हो गया तो क्या होगा। द पेइंग बैंक हैविंग सब्सिक्वेंटली कम टू नो ऑफ द फोर्जरी, बाद में पता लगा, उसने एक वो किया सूट अगेंस्ट द कलेक्टिंग बैंक एंड द पे ऑफ द चेक फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। द कलेक्टिंग बैंक contended that it received the check in ordinary course of business, presented the same for the encashment of good faith। यानी कोई चेक किसी पार्टी ने चेक कहाँ जमा किया, कौन से बैंक में जमा किया, कलेक्टिंग बैंक में,
ये चेक कहाँ आया? पेइंग बैंक में। और पेइंग बैंक से पेमेंट होते समय कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो बाद में पता लगा कि ये चेक में कुछ क्या थी, गड़बड़ थी। तो जो पेइंग बैंक है उसने किसको केस किया? कलेक्टिंग को। कलेक्टिंग को। क्या भाई आपने जो चेक वर्क भेजा था गड़बड़ था कुछ। तो पेई कंटेंटेड दैट ही रिसीव द चेक फ्रॉम सम पर्सन claiming to be representative of the company in the ordinary course of business towards the payment of the price of the goods in good faith having no reason, उसे कोई भी शक नहीं था, ठीक है, that he parted with the goods only on receipt or intimation from the collecting bank. The check has been encashed. The trial court dismissed the suit on the ground that paying bank had no cause of action and appeal was preferred to the high court. तो यहाँ पर ये जिसने अपील करी थी उसकी वो कैंसिल हो गई तो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट डिसमिस द अपील एंड हेल्ड बोथ ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटेबल प्रिंसिपल एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल, ये लीगल वर्ड है। पेइंग बैंक वाज डिसएंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी फ्रॉम द आइदर फ्रॉम द कलेक्टिंग बैंक, यानी कि ये जो पेइंग बैंक है, पेइंग बैंक ने अगर कोई गलती करी है तो वो उसकी गलती को किनसे नहीं कवर कर सकता? कलेक्टिंग बैंक और पेई से कवर नहीं कर सकता, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये क्या चला? देयर हैज बीन ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पेई हु एक्टिंग इन गुड फेथ पार्ट विद मनी टू अनदर विदाउट एनी बेनिफिट हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टेक डिटेक्टेड ही कैन नॉट बी। दो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर उसने काम कैसे किया हुआ है, प्रॉपरली किया हुआ है, तो उसको कभी भी क्या नहीं ठहराया जा सकता? लायबल नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। सीटीएस हम लोगों ने यूनिट 6 में पढ़ लिया था। चलो इसे क्वेश्चन कर लो जल्दी से। क्या क्वेश्चन है? द लॉ रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ ए चेक एंड प्रोटेक्शन टू बैंक कंटेंट इन इट। हाँ बताओ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 3 नंबर। ठीक है। कस्टमर इज बाउंड टू इन्फॉर्म द अबाउट द लॉस्ट चेक, किसको भेजना पड़ता है? कलेक्टिंग बैंक है? पे बैंक को सर। भाई चेक लॉस हो गए हैं उसके, तो उसे किसे पे बताना पड़ेगा? बैंक के पास जाएगा ना सर, अपने बैंक को सर, हाँ, पे बैंक को। तो अपना बैंक कौन सा है उसका? ड्रॉई बैंक। ड्रॉई बैंक, अच्छा ड्रॉ बैंक। अबाउट लॉस चेक लीड। अच्छा, ड्रॉई बैंक ना। जॉइंट अकाउंट इज वन ऑफ द इसमें मैं तो आपको एक वो बना, वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पे। देखो ये जो बैंक का नाम होता है, जैसे एसबीआई लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉई बैंक। और जो यहाँ सिग्नेचर करता है वो कौन होता है? ड्रॉर, ठीक है। और यहाँ पर जिसका नाम लिखा होता है राम, पेई, वो पेई होता है, ठीक है। इस तरह चलता है, ठीक। और कलेक्टिंग बैंक होता है कि जहां पे ये चेक जाके जमा करता है, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि ये जो पेई बैंक है ना, ये कभी कभी ड्रॉई बैंक से अलग हो सकता है। किस केस में? जब ड्रॉई बैंक ने उनको क्या दी होती है? अथॉरिटी दी होती है, ठीक है। जैसे आजकल चेक ट्रंकेशन चल रहा है ना, तो ये है दिल्ली ब्रांच का चेक, पेमेंट हो रहा कहाँ पे? मुंबई में। तो मुंबई यहाँ पे कौन सा बैंक बन जाएगा? पेई बैंक बन जाएगा, ठीक है। जॉइंट अकाउंट, पे और ड्रॉ बैंक सेम हो सकता है।
हाँ सेम हो सकता है बिल्कुल। वहीं पे जाके आप खड़े हो गए पेमेंट लेने, उसी बैंक का चेक है, वहीं जाके आप खड़े हो गए। ठीक है, यहाँ पे पे बैंक लिखा हुआ रहता तो वो भी हो सकता था। नहीं नहीं नहीं, हमेशा पहला जो कांटेक्ट होता है वो कस्टमर का कहाँ से होता है? ड्रॉई बैंक। ड्रॉइव से होता है। ठीक है, इन ए जॉइंट अकाउंट इफ वन सिग्नेचर इज फोर्स, तो क्या इसका होता है? सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। बैंक इज बैंक लाइबल हमेशा लाइबल होगा। पेमेंट टू बी मेड इन ड्यू कोर्स, ऑल ऑफ द एबव। need not always be made to holder but can be made to his agent or servant. Payment to be made in due course, अगला क्या है? Need always to be made to the holder but can be made to his agent or servant. ये एंड भी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स है ना सर, ऑल ऑफ द अबव कैसा होगा? हाँ अभी रुक जाओ, हाँ ये दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी कर रहे हैं तो कभी भी ऑल ऑफ द हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक में लिखा हुआ है नीड नॉट ऑलवेज, वो कहता है कोई जरूरी नहीं है कि हर बार होल्डर को पेमेंट किया जाए, वो कहता है एजेंट और सर्वेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे में कहता है कि हमेशा होल्डर टू बी मेड टू द होल्डर बट कैन बी मेड टू हिज एजेंट, मेड टू द कस्टमर एजेंट और सर्विस, ऑल द अबव का करेक्ट। आपको क्या लगता है इसका आंसर? आंसर ए लिखा हुआ है इसके, दिया हुआ। कोई एक्सप्लेन करो ऑलवेज वर्ड आंसर यूज तो करा है इसमें ना, ऑलवेज है। नहीं करना चाहिए था, तो शायद ये सही होता। नीड ऑलवेज टू बी मेड टू होल्डर, ये ऑलवेज वर्ड जो है। अच्छा, नीड ऑलवेज बी मेड टू द होल्डर, पहले ये वाले से सही शायद होता है ना सर? है? हाँ पहले वाले हाँ में ये कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं कि हर बार होल्डर को ही पेमेंट हो, कभी यस कभी इसका पेमेंट उसके एजेंट तो सर्वेंट भी ले सकते या उसके सर्वेंट को हो सकता है, क्योंकि एजेंट को कब होता है? जब वो उसको पीछे क्या कर देता है? इंडोर्स। एंडोर्स कर देता है। ठीक है, या अपने सर्वेंट के नाम एंडोर्स कर देगा। ठीक है, ठीक है, यही ठीक है इसका। चलो एक ये जो अगला टॉपिक शाम को हो जाएगा वो भी इसी तरह का टॉपिक है। ठीक है, और ये कभी कभी क्लास हमारी अगर किसी कारण से नहीं हो पाती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम फिक्स कर लें कि उतनी देर आपको बुक्स के साथ यूट्यूब के साथ बैठना ही बैठना है, चाहे आप किसी का चैनल देखो कुछ भी करो। हमारा पर्पज अल्टीमेटली ये है कि आप किसी भी तरह अपने इतने मार्क्स सिक्योर करो कि आपका JIB पास हो जाए। ठीक है, कोई भी आपके पास मेथड है, हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हैं, जहां से आपको कुछ मिल रहा है वो लेने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए। सर एमसीक्यू कब प्रोवाइड कराएंगे? MCQ तो हम लोग प्रोवाइड करते नहीं है। MCQ के लिए आप जो है अभी इस बार तो तूर सर के भी पब्लिकेशन रुके हुए हैं उनके, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। पिछले बार तक तो हम उनके वो कर देते थे रिकमेंड, लेकिन अभी उनका जो है मेरी बात हुई थी परसों, तो वो कहते कि अभी बनाए नहीं है उन्होंने, और अगर वो बना भी रहे हैं तो वो कहते कि हम उसको वीडियो टाइप में बना रहे हैं। ठीक है, मेरी फिर भी रिक्वेस्ट ये है कि आप 10 MCQ ना पढ़ के 2 पैराग्राफ पढ़ लो बुक के, क्योंकि वो 2 अकाउंटिंग पैराग्राफ ढंग से पढ़ोगे और कहीं कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा वो, क्योंकि MCQ में क्या है। मैम बना रही है शायद अकाउंटिंग करना। हाँ उसके अकाउंटिंग वाले तो बना रही मैडम। मैम बोल रहे थे कि सर से पूछकर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। हाँ मिल जाएंगे, अगर बना रही ना मैडम मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको थोड़ा जल्दी करवा देते सर, तो टाइम हाँ कम रह गया है। हाँ वो कर रही हैं। सर शॉर्ट ठीक नोट है, तो मिल जाएंगे ना रिवीजन के लिए? वो भी नहीं है मैडम हमारे पास। ये जो अंडरलाइन वाली जो कॉपीज है ना, उसको अगर आप कहेंगे तो वो प्रोवाइड कर देंगे हम।
सर एटलीस्ट रिवीजन के टाइम क्या पूरा पढ़ना नहीं होता है ना, मतलब सबसे पहले तो है जो इसके लेट सम अप हैं हाँ बुक के ना, वो और उसमें जो लास्ट में वो दिया हुआ है क्या बोलते हैं क्वेश्चन, ये दो चीज जरूर रिवाइज करनी है आप। हाँ सर वो तो क्वेश्चन और लेट सम अप ये जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। और जो ये सेक्शन आ रहा है, ये इसमें सेक्शन में हर सेक्शन की जो लाइन जहां पे भी लिखा हुआ सेक्शन, उसको जरूर आपने पढ़ना है इन सर 3 रिवाइज टॉपिकों कैसे करेंगे फिर हम? मतलब अपन मतलब जब आप रिवीजन कराएंगे तो किस टाइप से होगा? इसमें जो लेट सम अप है ना, जो बुक का लेट सम अप होता है ना, जो 1 पेज या 10-12 लाइनों में होता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। सर क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होता है सर? और हो गया? क्रैश कोर्स यही है, वो स्पेशल कुछ नहीं है उसमें। मतलब वो तो अच्छा। उन लोगों के लिए है जिन्होंने शुरू से ज्वाइन नहीं किया, अब उनके पास टाइम कम है, तो जितने टॉपिक अब होंगे वो उनके लिए यूज होंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये रिटेल बैंकिंग कब से स्टार्ट करेंगे? रिटेल बैंकिंग में मैंने पहले बताया था कि इसमें कुछ पोर्शन आपका ये जो पीपीबी है ना, अच्छा इसमें इंक्लूडेड है। हाँ पीपी का 40% कोर्स रिटेल में है, ठीक है। ओके अगर आप इसे ढंग से कर रहे हैं, जैसे अभी आगे एडवांसेस के टॉपिक आएंगे, ठीक जी है, सर। तो जी वो मैं आपको रेलिवेंट करा दूंगा बीच बीच में, ठीक है। यस सर।